नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को भी कंप्लीट करेंगे और मध्यकालीन भारत को और साथ ही साथ आधुनिक भारत के साथ भी हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे जो इतिहास का पूरा सेक्शन है। ठीक है। तो इसमें आज हम लोग का जो पहला क्लास शुरू होने वाला है, इसमें हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है प्राचीन भारत। ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है, तो उस चैप्टर का नाम हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग देख लेंगे कि अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, इसमें प्राचीन भारत के इतिहास से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और साथ ही साथ इससे कहीं न कहीं हमको ये अनुमान लगता है या हम लोग इस तरीके की पढ़ने के दौरान अपनी सावधानियाँ बरत सकते हैं कि हमको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होता है। ठीक? तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है, हम लोग देखेंगे स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, कि आखिर प्राचीन भारत इतिहास को जब लिखा गया तो इसके क्या स्रोत बनाए गए, क्या आधार, किन आधारों को, किन साक्ष्यों को आधार बना के प्राचीन भारत के इतिहास को लिखा गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने की जो प्रक्रिया है वो आधुनिक काल में शुरू हुई है। ठीक है। क्योंकि प्राचीन भारत के जो लोग थे वो इतिहास के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो इतिहास लिखने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो आधुनिक भारत में हुई है। ठीक है। तो आधुनिक काल में हुई है। तो इसलिए जो है प्राचीन भारत के इतिहास को किन आधारों पे, किन स्रोतों को आधार बना के जो है इतिहास लिखा गया है। तो पहले टॉपिक में हम लोग ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का जो इतिहास का विकास है वो विकास कैसा रहा है, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। जिसमें हम लोग पाषाण काल और फिर सप्त सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता और उसके बाद के चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जिसमें महाजनपदों के बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर देखेंगे कि इन 16 महाजनपदों में एक जो है मगध जनपद, जो जिसे हम लोग मगध के उत्कर्ष के नाम से उस टॉपिक को पढ़ते हैं, कि किस तरीके से 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ, जहाँ पे हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेंगे। उस मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम लोग दो टॉपिक और कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे विदेशी आक्रमण, जिसमें ईरानी आक्रमण हुए हैं। ईरानी आक्रमण आक्रमण में जैसे साइरस तिती का नाम आता है, जरक्सीस का नाम आता है, दारा प्रथम का नाम आता है। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे यूनानी आक्रमण, जिसमें सिकंदर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन देखेंगे और इससे संबंधित कुछ अन्य धर्मों को भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, शैव, शाक्त, वैष्णव, इस्लाम धर्म, ईसाई एवं पारसी। ये कुछ धर्म है जिसमें हम लोग को जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से कवर करना है। और साथ ही साथ हम लोग शैव धर्म को भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है लिंगायत से जोड़ के। तो वो सारे सेक्शन हम लोग यहाँ देख लेंगे। इसके बाद हम लोग जो एंशियंट हिस्ट्री में कवर करेंगे टॉपिक, वो है हमारा मौर्य साम्राज्य और फिर मौर्योत्तर काल। ठीक है। मौर्योत्तर काल को दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, एक देशी शासक और दूसरा विदेशी शासक। ठीक है। देशी शासकों में जैसे शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, चेदी। और विदेशी शासकों में हम लोग इंडो ग्रीक, जिसे यवन के नाम से भी जानते हैं, शक, पार्थियन और कुषाण वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से गुप्त का पतन होगा, सामंतवादी व्यवस्था जो है हावी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं गुप्तों के पतन में, गुप्त साम्राज्य के पतन में सामंत का जो है एक तरीके से मुख्य रोल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के बाद हम लोग देखेंगे कि संगम काल। संगम काल का संबंध दक्षिण भारत से है मुख्य रूप से, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तमिल, कवि और विद्वान मिलके जो है संगम करते हैं, जिसमें हम लोग प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रथम संगम जो है मदुरई में है, द्वितीय संगम जो है वो कपाटपुरम में होता है और फिर
तृतीय संगम जो है हमारा मदुरई में होता है, ठीक है। तो संगम काल के दौरान वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, चोल, चेर, पांडव, इन राज्यों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के विविध पहलू में कुछ भारत के नामकरण कैसे हुआ, प्राचीन काल के कुछ शिक्षा के केंद्र हैं जैसे तक्षशिला, नालंदा, और इसके अलावा कुछ शक संवत, इस तरीके के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तब जाके हमारा पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आज हमारा प्राचीन भारत के जो जो चैप्टर देखने हैं हम लोगों ने देख लिया। आप लोग इसको जरूर वीडियो को दोबारा बढ़िया से करके एक एक देखिए, चैप्टर को नोट करिए। और ये मैं इनिशिएटिव जो शुरू किया हूँ प्राचीन भारत के इतिहास को, तो आज हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे और इसके लास्ट टॉपिक तक हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे। और साथ में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो हमारा 2022 में एग्जाम हुआ है, ठीक है, यूपीएससी का, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है एंशिएंट के आए हुए हैं उनको देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले हम लोग ये देख लें कि विगत वर्षों का क्या पैटर्न रहा है इतिहास में, ठीक है। यानी भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन को अगर देखा जाए तो इसमें से चूंकि ये हमारा विषय है, हम लोग देखेंगे कि 2015 से लेके और 2022 तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं औसत। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2015 में 16 प्रश्न पूछा गया था, और 2016 में अगेन 16 प्रश्न पूछा गया, 2017 में 13 प्रश्न पूछा गया था, और फिर 2018 में 22 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिर 2019 में 16 प्रश्न पूछा गया और 2020 में 19 प्रश्न आया है, 2021 में 21 प्रश्न आया है, और फिर 2022 में हम लोगों ने देखा कि 16 प्रश्न आया है। तो अगर हम मिनिमम बात करें कि मिनिमम एक बार 13 प्रश्न आया है पिछले 2015 से अगर 22 तक को हम देखें तो मिनिमम 16 प्रश्न आए हैं, और मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 22 प्रश्न आए हैं। तो अगर हम देखें तो कभी 16 प्रश्न, कभी 21, कभी 19, तो एक औसत अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 17 से 18 प्रश्न हम मान सकते हैं कि औसत जो है इतना हर साल जो है प्रश्न इतिहास से आने वाले ही हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, जैसे कि 2016 में अगर हम बात करें तो 6 प्रश्न एंशिएंट के आए हुए थे और 6 प्रश्न जो है मिडिवल के आए थे, 4 प्रश्न इस बार मॉडर्न का आया हुआ था। तो ये नंबर घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है, जैसे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हर साल 16 से 17 प्रश्न औसत अगर हम बात करें तो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इतने तो प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर इनको ध्यान में रख के अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं न कहीं आप 16 से 17 प्रश्न में 12 से 13 प्रश्न जो है सही करने की कंडीशन में रह सकते हैं, अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। और हम लोग बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को डिटेल्स में कवर करेंगे। और ये चैप्टर और ये विषय पढ़ने के बाद इतिहास में आपको कहीं पे भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग का कोई मटेरियल भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कराएंगे आपके साथ, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट मिलना चाहिए हमको भी, ताकि हम भी मोटिवेट रहें इस तरीके की वीडियो लाने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों खंडों के साथ हम लोग आएंगे यूट्यूब पे। और ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, आपको पता ही है, ठीक है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। वहाँ पे एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर दबा लीजिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी, ठीक है। तो प्राचीन भारत के सारे सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके हैं कि अभी जो विगत वर्षों का क्या पैटर्न रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि मिनिमम तो 16 प्रश्न आए हैं और मैक्सिमम जो है 22 प्रश्न आए हैं, ठीक है। यानी 13 को अगर हम छोड़ दें तो 16 से 22 प्रश्न आए हैं। तो ये हमारा पैटर्न रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 2022 में कौन कौन से 2022 में अभी प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न को मैंने आपके सामने लिख रखा है,
और आप लोग ध्यान से देखिए, ये प्रश्न इस बार 2022 में यूपीएससी में आया हुआ था। जब जैसे ही हम लोग जैसे आज प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू कर रहे हैं, जब हम लोग प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लेंगे, मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे, तो हम वहाँ पे मध्यकालीन इतिहास के जो 2022 के प्रश्न है और साथ साथ में क्या उसके पैटर्न रहे हैं, कितने क्वेश्चन कब कब आए हैं, उन सारी चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना था। अशोक के अभिलेख दिए हुए थे, ठीक है। अशोक के अभिलेख को हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। तो अशोक के प्रमुख अभिलेख कौन है और उन अभिलेखों को किस स्थान या किस राज्य में पाया गया है, उनसे जो है सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा है। करना क्या है, इसमें सही सुमेलन कौन सा है उसको हमको बताना है, ठीक है। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज रहा, ट्रेंड इसका पूछने का प्रश्न, जैसा कि हम लोग नीचे विकल्प में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे धौली का जो धौली अभिलेख है अशोक का, इसका संबंध उड़ीसा से है, ठीक है। दूसरा जो है एर्रागुड़ी है, एर्रागुड़ी का संबंध जो है कह रहा है कि आंध्र प्रदेश से है। और तीसरा जो है जौगढ़, इसका जो है मध्य प्रदेश है। और कालसी जो है इसका जो है कर्नाटक। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ज़रूर कि कौन कौन किसका किसका सही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व भी करते चलेंगे ताकि हम लोग को ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो अभिलेख है हमारा धौली अभिलेख, ये कहाँ से संबंधित है। तो ये आपको जब आप अशोक के अभिलेख को पढ़ेंगे डिटेल्स में, जिसमें 24 या 22 अभिलेख दिए हुए हैं, तो उन अभिलेखों से आपको क्या होगा, ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, धौली अभिलेख का जो संबंध है ये उड़ीसा से है। उड़ीसा में एक जगह है उसका नाम है पुरी, वहाँ पे है ये अभिलेख। दूसरा जो है एर्रागुड़ी अभिलेख है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी ये भी सही सुमेलित है। तीसरा अभिलेख जो है वो है जौगढ़। जौगढ़ का यहाँ पे सुमेलन मध्य प्रदेश दिया हुआ है, जो गलत है, क्योंकि जौगढ़ का जो अभिलेख है ये जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में एक जगह है गंजाम, वहाँ पड़ता है ये, ठीक है। और कालसी अभिलेख का जो है यहाँ पे दिया हुआ है कर्नाटक, जो ये भी गलत है। कालसी का संबंध जो है हमारा देहरादून उत्तराखंड से है, ठीक है, उत्तराखंड से है। तो हम लोगों ने देखा कि दो प्रश्न जो है, दो सुमेलन यहाँ पे गलत है और दो सही है। तो इसलिए प्रश्नों को हमको ध्यान से ही पढ़ के करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो सही है, तो क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, केवल एक युग्म सही है। युग्म का मतलब जोड़ा है ना, तो एक जोड़ा सही है, नहीं ये भी गलत है। केवल दो सही है, तो ये हमारा ये ऑप्शन बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों गलत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से करना है, क्योंकि ये नया पैटर्न है, इस तरीके का बनाया गया है, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पे राजा का नाम दिया हुआ है और फिर राजवंश दिया हुआ है, ठीक है। देखिए नन्नुक जो है, ये नन्नुक ऐसे लिखा रहेगा। नन्नुक जो है ये चंदेल वंश से ही संबंधित है। लेकिन जय शक्ति का जो संबंध है ये चंद परमार से ना होके ये भी चंदेल से ही है, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय जो है इसका संबंध गुर्जर प्रतिहार से जो है, ठीक है, ये वत्सराज का पुत्र रहता है। और भोज का संबंध राष्ट्रकूट से ना होके ये परमार से है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, ये गलत हो गया हमारा, ये तीन वाला सही है ऑप्शन। और इसी तरीके से दो वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला हमारा पहला सही है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं क्या करना है हमको, सही सुमेलित कीजिए। तो एक सही है, दो सही है, इसका मतलब दो युग्म हमारे सही हैं। तो इस वाले में भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तीन सही है और एक सही है, तो इसके हिसाब से हमारा दो उत्तर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये पिछले साल के प्रश्न हैं जो 2022 में आए हुए हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यहाँ पे जरूर आपको देखना है सही है या सही नहीं है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के करना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदेश नहीं है, ठीक है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर मौर्य का कोई संदेश नहीं है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया गया है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा,
ये आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। हमें तो पता है, हम तो ट्रिक कर देंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका उत्तर क्या है। इससे ये पता चलेगा कि क्या आप लोग पिछले साल के जो पेपर हुए थे वो देखे थे कि नहीं देखे थे। तो मैं सबका कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा, देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये उत्तर मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दो उत्तर बताया, बाकी आपको करना है। इसी तरीके से ये प्रश्न संख्या 4 है, इसमें पूछा है कि मूल ग्रंथ है। मूल ग्रंथ 4 दिया है, नेटति प्रकरण दिया हुआ है, परिशिष्ट परवन है, अवदानस्तक है और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण है। ठीक है, यहाँ पे महापुराण रहेगा। तो आप इसमें बताना है कि जैन ग्रंथ कौन है। ठीक है, तो ये भी आपको कमेंट करके ही बताना है। मुझे तो पता है कि कौन कौन सही है इसमें, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में लिखित युगों पर विचार करना है। इसमें देखना है कि कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम दिया है, जैसे आर्यदेव है, दिगनाग है, नाथ मुनि है। ठीक है, तो ये तीन है। इसमें भी आपको क्या करना है, कमेंट में कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या करना है, सही सुमिलित कौन कौन से युग में है वो आपको बताना है। ठीक है, ABC करके। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा, बाकी मैं सारे उत्तर आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कौन कौन किसके किसके क्या सही होंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तीन प्रश्न दिए हुए हैं। पहला कह रहा है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ये दूसरा स्टेटमेंट है। यदि स्त्री दास का मालिक यदि स्त्री दास का मालिक उसी स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ये आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसके हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी के जो ऊपर मैंने छोड़ रखे हैं वो प्रश्न आपको उत्तर देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनके उत्तर क्या होंगे। देखिए, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा गया था, तो ये भी हमारा हो गया खत्म। ये 6 प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि मैंने बताया कि 2022 में एंशिएंट से 6 प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरीके से मध्यकालीन से 6 प्रश्न और आधुनिक से 4 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये 6 6 12 और 2 16 प्रश्न आए हुए थे। तो आप लोग जरूर उत्तर करके बताइए कौन कौन से सही होंगे। दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री आपके साथ लेकर आऊँगा, सारे चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पे देखिए, भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, ठीक है, और तीसरा जो है आधुनिक भारत। ठीक है, देखिए, प्री में कोई इस बात की निश्चितता नहीं होती है कि किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा, औसत जो है 16 से 17 प्रश्न हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, कभी इनकी संख्या 22 तक भी गई है और कभी इनकी संख्या 13 तक भी रही है। तो आप औसत करोगे तो 16 से 17 प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप देख लीजिए, ये वाला चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। देखिए, ये हमारा पहला चैप्टर है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जब भी स्रोत की बात आती है तो इतिहासकारों ने स्रोत को जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा जो है हमारा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा जो है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा जो है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोतों को भी हम लोगों ने क्या किया है, निम्नलिखित खंडों में विभाजित कर दिया है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किन किन जो है स्रोतों को हम लोग आधार मानेंगे कि वो पुरातात्विक स्रोत है। तो जो पुरातात्विक विद थे और जो इतिहासकार थे, उनके सामने समस्या ये आई कि इतिहास को आखिर कैसे लिखा जाए। तो उन लोगों ने इतिहास को लिखने के लिए
तीन स्रोतों को आधार बनाया, जिसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों को विवरण को उन्होंने रखा है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें सबसे पहला हमारा है अभिलेख। अभिलेख का मतलब ये होता है, इसको हम लोग शिलालेख भी कहते हैं, शिलालेख भी कहते हैं। देखिए अभिलेख का मतलब क्या है, तो अभिलेख का मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देके समझा रहा हूँ। आपके गांव में आसपास में जो भी रोड बनता है ना, रोड सड़क बनता है, आप देखते होंगे कि वहां पे एक ऐसी दीवार लगी होती है रोड की बिल्कुल जहां से शुरुआत होती है, और वहां पे कुछ तिथि लिखी रहती है, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई मंत्री या विधायक या सांसद उस रोड का उद्घाटन करता है, उसका नाम लिखा रहता है, ये कितने से कितने किलोमीटर है, इस पे कितना खर्च आया, ये सारी सूचनाएं जो है इसी पट पे लिखी रहती है। तो ये किस चीज का होता है, ये पत्थर का होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं। इसी तरीके से इतिहासकारों ने शिलालेख को आधार बनाया इतिहास लिखने में। तो अभिलेखों से, अभिलेख का मतलब हो गया कोई दीवार, कोई ताम्रपत्र, ये ठीक है, या कोई शिलालेख जिसपे कोई सूचनाएं लिखी हों, उन सूचनाओं के आधार पे इतिहास को लिखा गया है, ठीक है। तो अब अभिलेख, अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक के काल में बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, उसके पहले भी कई सारे अभिलेख मिले हैं, जिनसे हमें इतिहास को जानने के लिए एक स्रोत के रूप में इतिहासकारों ने उसका उपयोग किया है। तो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अभिलेख पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा स्मारक और भवन। तो स्मारक और भवन से भी कई सारे स्मारक मिले हैं, कई सारे भवन मिले हैं, और उनसे भी कहीं ना कहीं इतिहास को लिखने में हमें सहयोग मिला है, ठीक है। इसी तरीके से सिक्के मिले हैं। सिक्कों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शासकों के काल निर्धारण में कि कौन से शासक कब से कब तक शासन किया है, उस सिक्के पे उस शासक का नाम लिखा रहता था। उस सिक्के पे कहीं ना कहीं राजाओं के नाम लिखने की वजह से, तिथियां लिखने की वजह से काल अनुक्रम निर्धारण में इतिहासकारों को सहायता मिली है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिक्के मिले हैं जिनके आधार पे शासकों के काल को निर्धारित किया गया है। उसी तरीके से हम लोग चौथा टॉपिक देखेंगे मूर्तियां और मूर्तिकला, ठीक है, मूर्तिकला। और फिर हम लोग देखेंगे चित्रकला, और लास्ट में हम लोग देखेंगे मुहरे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में जो पहला सेक्शन है, जिसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत को कंप्लीट करेंगे, तो उसमें हम लोग आज देखेंगे अभिलेख, स्मारक और सिक्के, ठीक है। बाकी की तीन को हम लोग आगे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत से। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला जो है वो है हमारा अभिलेख। तो अभिलेख मैंने बता दिया कि क्या होता है, किस तरीके के अभिलेख होते हैं। तो अभिलेख का जो अध्ययन होता है ना, उसे एपीग्राफी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एपीग्राफी। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, एपीग्राफी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि जब इतिहासकारों ने इस तरीके की चीजों को आधार बनाना शुरू किया लिखने के लिए अभिलेखों को, तो सबसे पहला जो अभिलेख मिला वो मध्य एशिया से मिला हुआ था, ठीक है। और जो अभिलेख मिला उसका नाम था बोगज कोई। अब मध्य एशिया कहाँ है, तो आप लोग भारत के मैप में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा पाकिस्तान है, इसके बाद अफगानिस्तान है, और इसके बाद ये पूरा जो एरिया मिलता है ना, ये वाला सेक्शन, ये कहलाता है हमारा मध्य एशिया, ठीक है। तो मध्य एशिया में ही हमको ये जगह मिला हुआ है। कौन सा, एक स्थान है जहां से ये अभिलेख मिला है, जिसे हम लोग बोगज कोई अभिलेख कहेंगे, ठीक है। इस बोगज कोई अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिली, तो इस अभिलेख में जब हम लोग वैदिक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक, जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो देवता रहे हैं, जिसमें कुछ आकाश के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं, ठीक है। तो उन देवताओं में से कुछ के नाम जो है इस अभिलेख में मिले हैं, जिसमें पहला है मित्र, ठीक है, वरुण, इंद्र, नासत्य। ये कुछ देवताओं के नाम जो है इस बोगज कोई अभिलेख से हमें मिले हैं, ठीक है। और इनका नाम जो है कहीं ना कहीं ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में भी मदद मिलती है, ठीक ठीक है। तो इनसे हमें ऋग्वेद की तिथियों को भी ज्ञात करने में मदद मिलती है, ये जो अभिलेख मिला है, और इन अभिलेखों में जो देवताओं के नाम मिले हैं।
अब हम लोग अभिलेख के क्रम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि पहला हमारा टॉपिक ही है अभिलेख। तो अभिलेख में हम लोगों ने पहला पॉइंट देख लिया कि अभिलेख, सबसे पहला अभिलेख जो मिला था, सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिला था, वो मध्य एशिया से मिला था। और उस अभिलेख का क्या नाम था? बोगज। मध्य एशिया के बोगज से, मतलब ये बोगज स्थान है, यहीं से मिला था एक अभिलेख, या बोगज अभिलेख भी बोल देते हैं। तो इस अभिलेख से हमें वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, और इनसे कहीं ना कहीं ऋग्वेद की जो तिथि है उसको ज्ञात करने में मदद मिलती है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि भारत की अगर बात करेंगे, ये भारत की बात नहीं हो रही थी, ये पूरे एक तरीके से कह लें तो पूरे एशिया की बात हो रही थी। यहाँ पे हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में अगर सबसे पहला अभिलेख की बात करेंगे, सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करेंगे, तो उसमें नाम आता है अशोक का। यानी सबसे प्राचीन अभिलेख किसके मिले हैं? अशोक के मिले हैं। ठीक है। एक इतिहासकार थे, उनका नाम था D.R. भंडारकर। क्या नाम था? D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेख के आधार पे ही, केवल अभिलेख यानी जो खुदाई से अभिलेख मिले थे, सिर्फ उन्हीं अभिलेखों के आधार पे ही अशोक के इतिहास को लिखा गया है। ठीक है। किनके द्वारा? तो D.R. भंडारकर के द्वारा। यानी हम ये कह सकते हैं कि D.R. भंडारकर एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने केवल और केवल अभिलेख के आधार पे अशोक के इतिहास को लिख डाला इन्होंने। ठीक है। इन्होंने लिखने का सफल प्रयास किया। अब इसके बाद बात होती है कि आखिर जो अभिलेख मिले थे उसमें कौन सी लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उनमें 4 लिपियों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, खरोष्टी लिपि है, और यूनानी लिपि है। इसके अलावा अरमाइक लिपि है। तो ये जो है खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि, अरमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि, ये चार अभिलेख, सॉरी, अब अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो इन 4 लिपियों में मिले हैं। यानी अगर उनकी भाषा की बात की जाए, उस पे किन लिपि, जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उनमें कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो 4 लिपियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि अशोक के जो नाम का उल्लेख है, यानी कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। तो वो अभिलेख कौन से हैं यहाँ पे? तो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला अभिलेख है, हम कह सकते हैं कि मास्की है। इसी तरीके से गुर्जरा अभिलेख है, और फिर निट्टूर है, और फिर है उदय गोलव। यानी ये मास्की, मास्की, खरोष्टी, सॉरी, मास्की, सॉरी, मास्की, गुर्जरा, ठीक है, इसके अलावा निट्टूर, और फिर उदय गोलव। तो दोस्तों, ये 4 अभिलेख जो मिले हैं ना, मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर और उद्गलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। कई बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट करते हैं। चाहे एमपीपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, बिहार पीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, यूपीपीसीएस का तो बहुत फेवरेट सेक्शन है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी में भी ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है। इसके पहले भी यूपीएससी में कई बार अशोक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के टॉपिक, कि जहाँ पे अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है किस अभिलेख में? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदय गोलव। 4 अभिलेख हैं, एक बार दोबारा आप लोग रिपीट करेंगे, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदय गोलव। ये 4 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम कहें कि अन्य अभिलेखों में भी जो है, अन्य अभिलेखों में उसे अन्य नाम से पुकारा गया है। तो उसमें क्या नाम रखा गया है? देवनाम पिय पियदसी। ठीक है। देवनाम पिय पियदसी। यहाँ देवनाम पिय पियदसी का क्या मतलब है? तो हम कहेंगे कि देवों का जो प्यारा होता है उसे ही देवनाम पिय पियदसी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत में पहला टॉपिक था हमारा अभिलेख। अभिलेख में भी हम लोगों ने क्या क्या मुख्य तौर उस पे देख लिया। तो अभिलेख में हम लोगों ने देखा कि जो सबसे पहले मध्य एशिया का एक स्थान है, बोगज कोई, वहां से एक अभिलेख मिला है। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो अशोक के मिले हैं। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले D.R. भंडारकर ने
केवल अभिलेख के आधार पर लिखने का प्रयास किया। अशोक के अभिलेख को ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक लिपियों में लिखा गया है। अशोक के नाम का उल्लेख जिस अभिलेख में मिलता है वो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम, ठीक है। और इसमें एक अन्य नाम भी मिलता है जो देवनाम्पी पीदसी है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है देवों का प्यारा। तो दोस्तों ये हमारा अभिलेख का कुछ सेक्शन रहा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग ये देखेंगे कि 1837 में एक व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इसने क्या किया था, सबसे पहले अशोक के अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी उसको इसने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, यूपीपीसीएस में खूब कई बार क्वेश्चन ये रिपीट किए गए हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपके लिए, और साथ साथ में वनडे एग्जाम जो है ना, एसएससी, सीएचएसएल, सीए, सीजीएल और भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में कहीं ना कहीं अशोक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्वेश्चन पूछने के हिसाब से। और खूब प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, हर बार हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे यहाँ से। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या अशोक के जो अभिलेख थे और अशोक ने अभिलेख लिखने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, तो क्या उसको अशोक के जाने के बाद समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। अशोक के बाद भी बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं, बहुत सारी प्रशस्तियां भी लिखी गई हैं। और प्रशस्तियां कैसे लिखी जाती थी, क्या किया जाता था उसमें, तो हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो दरबारी लेखक हुआ करते थे, ठीक है, जो दरबारी कवि होते थे, लेखक होते थे, ये क्या करते थे कि जिन शासकों के वहाँ इनको आश्रय दिया जाता था, संरक्षण दिया जाता था, उनकी प्रशंसा के संदर्भ में जो है ना बहुत सारी प्रशस्तियां लिखी जाती थी, ठीक है। तो प्रशस्तियों का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो दरबारी कवि या लेखक होते थे वो अपने राजा या शासक के बारे में जहाँ पे उनको आश्रय मिलता था, ठीक है, तो उनकी प्रशंसा प्रशंसा के संदर्भ में जो अभिलेख या जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी, उन उस तरीके की भी बहुत सारे प्रमाण मिले हैं हमको यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ऐसे बहुत अभिलेख हैं जो कहीं न कहीं बार-बार एग्ज़ाम में घुमा-फिरा के आते रहते हैं। तो उन अभिलेखों का मैंने कुछ लिस्ट बनाया है जो कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अभिलेख देखेंगे और वो किस शासक से संबंधित है उसको देखेंगे, और फिर उसमें किन विषयों का उल्लेख किया गया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो अभिलेख है ये है हाथी गुफा अभिलेख। और ये हाथी गुफा अभिलेख जो है ये अ, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है खारवेल शासक से है। शासक का नाम क्या है, खारवेल। और ये हाथी गुफा अभिलेख जो है इससे संबंधित है। इसमें किन बातों का उल्लेख किया गया है, तो खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध जो है इसमें आपका विवरण मिलता है, ठीक। इसी तरीके से रुद्रदामन, रुद्रदामन जो है ये जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है, ठीक है। इसमें रुद्रदामन की जो विजय है, इनके जो व्यक्तित्व है और इनके जो कृतित्व हैं, इन सभी का विवरण इसमें मिलता है। इसी तरीके से नासिक अभिलेख, आप लोग सातवाहन वंश पढ़ेंगे, उसमें गौतमी पुत्र बलश्री के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ये गौतमी पुत्र बलश्री से संबंधित है नासिक अभिलेख। और इस नासिक अभिलेख में कहीं न कहीं सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जब गुप्त साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये चंद्रगुप्त जो है इसका संबंध प्रयाग स्तंभ लेख से है। और इस प्रयाग स्तंभ लेख में इसके जो नीतियां थी और इन्होंने जो विजय किया था, इसके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में, उत्तर भारत के संदर्भ में, अपने पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में, अलग अलग राज्यों को विजित करने के लिए इसने कई सारी जो है नीतियां जो है लागू की थी। तो उनके संदर्भ में हम लोग गुप्त साम्राज्य में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये जानना है कि समुद्रगुप्त जो है इसके प्रयाग स्तंभ लेख में प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध जो है वो समुद्रगुप्त से है। और इसमें उसकी विजय और नीतियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से एक एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख का संबंध जो है ये पुलकेशियन द्वितीय से है, एक शासक है। और जब हम लोग हर्षवर्धन काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ है, इसका विवरण जो है हमें जिस अभिलेख में मिलता है वो है एहोल अभिलेख, ठीक है। इसी तरीके से गुप्त शासक है स्कंदगुप्त। इसका संबंध भीतरी स्तंभ लेख से है। और इस अभिलेख में इनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे
एक और अभिलेख है जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। तो ये किस शासक से संबंधित है? तो शासक का नाम है यशोवर्मन। यशोवर्मन कहाँ के शासक हैं? तो ये मालवा के मालवा नरेश हैं ये। ठीक है, मालवा के शासक रहते हैं। नरेश का मतलब शासक से ही संबंधित है। तो ये मालवा के शासक हैं। इसमें इनकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में बताया गया है मंदसौर अभिलेख में। इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। एरड़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो ये भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त कौन है? तो ये भानुगुप्त, जब हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कई सारे ऐसे शासक रहे हैं जो एकदम अंतिम के शासकों में अगर इनकी गिनती आती है, ये बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किए हैं, लेकिन इनका इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये इनका संबंध एरड़ अभिलेख से है। और एरड़ अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहला उल्लेख मिलता है सती प्रथा का। तो दोस्तों इसलिए हमारा ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से एक और अभिलेख है, ये भी यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे मैंने जितने भी अभिलेख लिखे हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में आपको रिपीट करके पूछते रहते हैं। तो इसलिए सभी अभिलेखों को और ये किस शासक से संबंधित है जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको ये जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो अभिलेख है वो है गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? यमन का राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस, इससे संबंधित है। बेसनगर है, बेसनगर को विदिशा कहा जाता है, विदिशा का क्षेत्र जो है वो बेसनगर है। इस अभिलेख में, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में हमें भागवत धर्म के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, या भागवत धर्म के विकसित होने का इसमें जो है विकास होने का इसमें उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे कई सारे अभिलेखों के बारे में चर्चा किया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा इनको। जैसे हाथी गुफा अभिलेख है, खारवेल शासक से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख है, गौतमी पुत्र बालीश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशियन द्वितीय से है। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से है। ठीक है, इसी तरीके से मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से है। एरड़ अभिलेख भानुगुप्त से और गरुड़ स्तंभ लेख यमन राजदूत जो है हेलियोडोरस से है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला टॉपिक था अभिलेखों में, अभिलेख हमको पढ़ना था पुरातात्विक स्रोतों में। तो अभिलेख के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन अभी भी हमको बहुत सारे अभिलेख पढ़ने हैं। जैसे अगर अशोक के बारे में कहा जाए, अशोक के बारे में कहा जाए तो अशोक के बारे में 22 अभिलेखों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इन 22 अभिलेखों को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अशोक जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, अभिलेखों को 3 भागों में बांट दिया गया है। कुछ लघु अभिलेख हैं, कुछ मध्यम स्तर के हैं और कुछ दीर्घ अभिलेख हैं। ठीक है, इन अभिलेखों में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन अभिलेख हैं, सबको लिस्टिंग करेंगे और जो कौन किस राज्य से संबंधित है उस तरीके के भी हम लोग चार्ट बनाएंगे। जैसा कि अभी आपने, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि इस बार खुद 2022 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारा ये एक तरीके से दायित्व बनता है कि जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक को पूरी संपूर्णता के साथ कवर कर लिया जाए। तो अभिलेख के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत का जो अगला हिस्सा है वो है हमारा स्मारक और भवन। ठीक है, एक बार मैं दोबारा आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि ये जो विजय नाम से चैनल है, विजय का मतलब ही क्या होता है कि अपना विजय प्राप्त करना। ठीक है, यानी जिस लक्ष्य के लिए आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो इस चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचा दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें आप लोग के लिए काम करने में। आपको पता ही है कि यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने वाले, लेकिन मैं आपको जो चीज़ दूंगा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बहुत ही मुश्किल है आपको अन्य टीचरों के द्वारा पढ़ मिलना। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टीचर को यूट्यूब पे देखा है पढ़ाते हुए।
कोई भी टीचर आपको ना अधूरा बताएगा, पूरा संपूर्णता के साथ कोई कवर ही नहीं कराएगा। थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाता है, फिर वो बीच में छूट जाएगा। क्यों? उनका उद्देश्य होता है कि आप लोगों को किसी तरीके से अपने ऐप से जोड़ना। जब आप लोग ऐप पे चले जाते हैं तो उनके 2,000, 3,000, 5,000 के कोर्सेज खरीदते हैं, 10,000, कुछ लोग तो 40,000 के कोर्स खरीदते हैं। तो मैं आप लोगों से ज़रूर बचाना चाहता हूँ कि आप लोग इतना पैसा मत इन्वेस्ट करिए। जब आपको वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल सकती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको कहीं पे 30,000, 40,000, 10,000, 20,000 रुपये खर्च करने के लिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 2023 और 2024 इन दोनों को टारगेट करके मैं इतिहास को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा 2023 के लिए सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। लेकिन अगर कुछ बाकी रह जाता है तो हम लोग 2024 में बिल्कुल बाकी पीछे नहीं रहने वाले हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक्स का आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हो और या मॉडर्न हो। ठीक, तो अब हम लोग अगला देखेंगे कि ये जो स्मारक है और भवन है, तो कहीं न कहीं इतिहासकारों को हम लोग देखेंगे कि जब वो इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास को लिख रहे थे, तो उनके सामने इस तरीके की चुनौतियाँ आई कि साक्ष्यों को कहाँ से इकट्ठा किया जाए। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में अगर देखा जाए तो स्मारक और भवन का भी योगदान रहा है। तो इस स्मारक और भवन से हमें क्या-क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें जो जनता होती है ना, जो लोग हैं, उनकी आध्यात्मिकता और उनकी धर्मनिष्ठा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है? इसी तरीके से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी, तो ये भी कहीं न कहीं क्या है? एक तरीके से भवन ही है या स्मारक ही कह लीजिए, घर कह लीजिए। चूँकि लोग यहाँ पे रहते तो इनसे भी हमें कहीं न कहीं 1920 और 1921 में राखलदास बनर्जी, ठीक है, और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। यहाँ से भी कई सारे हमें सूचनाएं मिलती हैं जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताती हैं। तो ये जो खुदाई हुई थी और खुदाई से जो ये भवन प्राप्त हुए थे, तो इससे हमें सैंधव सभ्यता के बारे में जानकारी ये मिलती है कि ये सभ्यता 5,500 वर्ष पुरानी है। लेकिन दोस्तों मैं इसमें एक नया चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी नवीन शोध कुछ हुए हैं और उन शोधों में ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ये 5,500 वर्ष पुरानी नहीं है ये, बल्कि 800 वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कहीं एग्जाम में ये लाइन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसी तरीके से एक जगह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा। उस एटा जिले में ही ये जगह मिला है अंतरजी खेड़ा। तो अंतरजी खेड़ा की जब खुदाई हुई थी, तो उससे ये ज्ञात हुआ कि 1000 ईसा पूर्व जो है लोहे का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो चुका था। कहाँ पे? अंतरजी खेड़ा में। आपको भी पता है कि लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोहे से ही हम कृषि कार्य करते हैं, खेतों की खुदाई करते हैं अच्छे तरीके से, भूमि को उर्वर बनाते हैं, तो कहीं न कहीं उत्पादन होता है और उस उत्पादन से कहीं न कहीं जो समाज है या जो लोग हैं वो उस पे निर्भर रहते हैं। तो लोहे की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता में देखेंगे, वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि जब लोहे का आविष्कार हो गया, तो कहीं न कहीं अधिशेष की अवधारणा आई और उसकी वजह से कहीं न कहीं पूरे समाज में बड़े स्तर पे क्रांति देखने के लिए हमें मिलता है। तो वो हम लोग उत्तर वैदिक काल में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्मारक और भवन को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो अंतरजी खेड़ा से ये सूचना मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि 1000 ईसा पूर्व में यहाँ पे लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। ठीक है, और ये स्थल जैसा कि मैंने बताया कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, वहाँ पे है। और वहाँ पे गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है काली नदी। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, उसका क्या नाम है? काली नदी। और इसी नदी के तट पर ये अंतरजी खेड़ा मौजूद है। ठीक है, ये एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। जैसा कि हम लोग अगला चैप्टर जब हम लोग कवर करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये जो अंतरजी खेड़ा है ये प्राग ऐतिहासिक स्थल है। इसकी खोज 1962 में 61-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया हुआ था। ठीक है, और इसी स्थान के बारे में अबुल फजल ने एक आईने अकबरी लिखा हुआ है। तो उसमें भी अबुल फजल ने इसका उल्लेख किया हुआ है। और इसका उल्लेख किसके रूप में किया है? कन्नौज सरकार के महल के रूप में जो है, यानी ये जो अंतरजी खेड़ा है ये कन्नौज की जो सरकार थी
उसका ये महल हुआ करता था। इस बात का अबू फजल ने अपने आईनी अकबरी में इसका उल्लेख किया हुआ है। तो स्मारक और भवन के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग इसी में अगला पॉइंट ऐड कर रहे हैं। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में जो है मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिनके अवशेष आज भी हमको क्या है, पूरे देश में बिखरे हुए मिलते हैं। तो उनमें हम लोग कुछ उदाहरण के तौर पे रखे हैं। और भी हम लोग अगला पॉइंट ऐड करेंगे इसमें कि जो महल है और जो मंदिर है, तो महल और मंदिर की शैली से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वास्तुकला का विकास जो है पर्याप्त मात्रा में हो चुका था। ठीक है, वास्तुकला वास्तुकला से यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके की मंदिरों का निर्माण हमें मिला है यहाँ पे। तो देखिए, जैसे विभिन्न स्थलों से हमें कुछ मंदिर प्राप्त हुए हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये झांसी में है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दशावतार मंदिर। इसी तरीके से भीतर गांव का मंदिर है, ये कानपुर में है। अजंता की गुफाओं के चित्र जो हैं, अजंता की गुफा में गुफा नंबर 16-17 में हमें कहीं ना कहीं बुद्ध के से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। और भी कई सारी चित्रात्मक जानकारियां, चित्र से संबंधित हमें जानकारियां मिलती हैं अजंता की गुफाओं से। सुल्तानगंज से भी बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये सभी हमें ये बताती हैं कि कहीं न कहीं अ, प्राचीन काल में हिंदू कला एवं सभ्यता के जो है पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग दशावतार मंदिर के बारे में थोड़ा सा देख लें कि क्या है। तो ये झांसी जिले में है, उत्तर प्रदेश के। इसका निर्माण जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, गुप्त काल के दौरान हुआ है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे गुप्त काल के दौरान हुआ है। किस नदी के किनारे हुआ है? तो बेतवा नदी के तट पर जो है ये स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, उनको समर्पित है। और इसमें भगवान विष्णु को 10 अवतार को प्रदर्शित किया गया है। यानी इस मंदिर में, इस मंदिर जो आपको मंदिर दिख रही है, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रदर्शित किया गया है। और इसकी जो द्वार है ना यहाँ पे, ये द्वार, इन द्वारों को अगर आप जाएंगे देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गंगा और यमुना की देवियों की जो है नक्काशी की गई है। ये बहुत ही थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे। हम लोग देखेंगे कि जैसे गंगा और यमुना की बात की जा रही है, तो इनके जो गेट है ना, इन गेट पे इनकी नक्काशी की गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे प्राचीन काल में भी जो है वास्तुकला का विकास ठीक ठाक हो चुका था। अगला हम लोग मंदिर देखेंगे, भीतर गांव का मंदिर है। ये कानपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण है कनिंगम के अनुसार जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी में ईस्वी के आसपास हुई थी। ये भी गुप्त काल का ही मंदिर है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे पक्की ईंटों से बनाया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मंदिर है। देखिए, ये जो है यहाँ पे जो लिखा गया है ना, ये अभिलेख हम कह सकते हैं इसको, कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी सूचनाएं लिखी गई हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम कहें कि उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं। मध्य भारत के जो मंदिर हैं वो बेसर शैली में बने हैं। और दक्षिण भारत के मंदिर हैं जो द्रविड़ शैली में बने हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे, आर्ट एंड कल्चर में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो मंदिर निर्माण शैली है ना, मंदिर निर्माण शैली, इसमें 3 शैलियाँ आपको मिलेंगी। एक तो नागर शैली मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आपको बेसर शैली, और तीसरा मिलेगा आपको द्रविड़ शैली। ये 3 शैलियाँ जो हैं ये मंदिर निर्माण की शैली हैं। नागर शैली का संबंध उत्तर भारत से है। यानी उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनवाए गए हैं वो सभी आपको किस में मिलेंगे? तो उत्तर भारत के मंदिर जो है नागर शैली में। बेसर शैली का संबंध हम लोग देखेंगे अभी किससे है। लेकिन हम लोग देखते हैं द्रविड़ शैली का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से है। यानी दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का जो मिक्सर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनका जो मिश्रित रूप है, इनका जो मिश्रित रूप है वो है हमारा बेसर शैली। ठीक है, तो इस शैली में भी कई सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर भारत के मंदिर कौन कौन से हैं, और इसके अलावा दक्षिण भारत के मंदिर कौन कौन से हैं। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो में दिक्कत आ रही होगी या मेरे आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि मैं अब नया नया सारी चीज़ें शुरू किया हूँ, तो हो सकता है कि शब्द कुछ लिखे हों और मेरे
मतलब मुंह से कुछ और गलत वर्ड निकल जा रहा हो, तो उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम भी मानव हैं, इंसान से गलतियां होती रहती हैं छोटी मोटी। तो वो उसको ह्यूमन एरर में आप लोग समझ लीजिएगा कि थोड़ी बहुत गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ब्लंडर कोई गलती मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, ताकि आप लोग की जो है पढ़ाई वो सुचारू रूप से चल सके, ठीक है, ताकि आपको भी ये ना लगे कि यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है क्या नहीं। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सारे प्रमाणित चीज़ों से ही कलेक्ट करके बनाए गए हैं। तो इसमें कहीं पे भी आपको कोई फैक्ट के स्तर पे, नाम के स्तर पे गलतियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी। चलिए, हम लोग देखेंगे उत्तर भारत के मंदिर हैं। तो खजुराहो का जो कंदारिया महादेव का मंदिर है, ये नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो मंदिर है ये कौन सा है, तो ये खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल के जो राजा थे, राजा धंगदेव के द्वारा बनवाया गया था। कब? 999 ईस्वी में किए बनवाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मंदिर है कहीं ना कहीं शिव की स्तुति से संबंधित है, शिव की स्तुति से संबंधित है। और ये यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी प्रमुख देवता होते हैं और उनकी जो मूर्ति होती है, वो मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती है। और ये चीज आप लोग को ही पता है कि जैसे मंदिर जो होता है उनको ऐसे तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक पीछे का और एक आगे का। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसी को गर्भगृह कहेंगे, ठीक है। और जो भी मंदिर होते हैं वो इसी में हमेशा रखे जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, तो इन जगहों पे जाने की जो अनुमति होती थी, वो सिर्फ राजा को होता था और उनके परिवार को ही दिया जाता था। और बाकी मान लीजिए उनके कोई निकटतम सदस्य हैं या कोई पुरोहित है, तो वो यहाँ पे जा सकते हैं, बाकी लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी तरीके से देखेंगे दक्षिण भारत का एक मंदिर है, तमिलनाडु में है, तंजौर जिले में है। मंदिर जो है इसको 11वीं सदी में बनाया गया है। और किसने बनवाया है? तो चोल शासक थे, महाराजा राजराज प्रथम, ठीक है। इस राजराज प्रथम के द्वारा बनवाए जाने के कारण ही इसे जो है राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। तो मैंने स्मारक और भवन में भी मैंने आपको कई सारी चीज़ें डिस्कशन कर दी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी कुछ जो है हिंदू संस्कृति से संबंधित आपको स्मारक देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें जो जावा द्वीप है, जावा का बोरोबुदुर स्तूप है, ये भी आपको हिंदू संस्कृति से ही संबंधित है, ठीक है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, ठीक है। और बौद्ध धर्म में भी आपको पता है जहाँ तक कि एक हीनयान शाखा है और एक महायान शाखा है। तो ये जो संबंध है किससे है? महायान शाखा से है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, मतलब भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में जो हमें स्मारक मिले हैं उनमें जावा का बोरो बुदुर स्तूप है और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। और अंकोर वाट मंदिर जो है ये अंकुरियम नामक नगर में स्थित है। और इसे प्राचीन काल में यशोदपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यशोदपुर के नाम से जाना जाता था। जयवर्मा द्वितीय के शासन काल में ही कंबोडिया की राजधानी थी क्या? अंकोर वाट, ठीक है। और ये मंदिर विष्णु देवता को समर्पित है। तो अब दोस्तों हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया अभी? तो हम लोगों ने अभिलेख देख लिया पूरे डिटेल्स में, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने स्मारक और भवन देख लिया। अब हम लोग आते हैं सिक्के पे। सिक्के पे जैसा कि मैंने बताया है कि सिक्के जो हैं कहीं न कहीं पूरे भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है सिक्कों की। तो सिक्कों की वजह से ही कई इतिहासकारों के बारे में, कई शासकों के बारे में, उनकी तिथियों के बारे में हमें जानकारी मिली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इससे जानकारी हमें मिली है सिक्कों से। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो 206 ईस्वी से लेके, ईसा पूर्व से लेके 206 ईसा पूर्व से लेके अ, एक बार थोड़ा सा फैक्ट जरूर देख लीजिएगा, ये 206 है या ईसा पूर्व है। हाँ ठीक है, 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का जो समय है ना, इसके बारे में अगर आप जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है किससे मिलेगी? मुद्राओं की सहायता से ही मिलेगी, ठीक है, यानी सिक्कों से ही मिलेगी। 206 ईसा पूर्व से, ये ईसा पूर्व होगा यहाँ पे,
यानी 206 बीसी से लेके 300 एडी तक। तो 206 से 300 एडी तक का जो समय है, इसके बारे में, इतिहास के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुद्राओं की सहायता से ही मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी सिक्के प्राप्त हुए हैं या जो मुद्राएं हैं मिली हैं, उन पे तिथियां भी लिखी हुई हैं। तो इन तिथियों से, जैसे मान लीजिए ये सिक्का है, तो इस पे राजा का नाम हो गया, यानी शासक का नाम हो गया। इसके अलावा मान लीजिए इस पे तिथि लिखी है कि फला डेट को ये जो है छपवाया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं तिथियों की जानकारी मिल गई। तो दो चीजें मिली, एक तो राजा के बारे में जानकारी मिली और तिथियों के बारे में जानकारी मिली। और इन तिथियों की वजह से जो कालक्रम निर्धारण होता है, कालानुक्रम निर्धारण जो होता है, ये जो है हमें आसान कर देता है। जब भी हमें तिथि मालूम रहती है तो हम पता कर सकते हैं ना कि इस तिथि से लेके इस तिथि का जो समय है वो इस शासक का रहा है, ठीक है। तो सिक्कों की भूमिका क्या क्या समझ में आ गई। पहला तो यही हम लोग जाने कि 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक की जो भारतीय इतिहास की जानकारी है वो हमें सिक्कों से ही प्राप्त होती है। और ये सिक्के कहीं ना कहीं उस पे जो तिथियां लिखी हुई हैं, तो ये तिथियां हमें कालानुक्रम निर्धारण में सहायता करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पुराने सिक्के थे वो तांबे के होते थे, चांदी के होते थे, सोना और सीसा धातु के भी सिक्के मिलते हैं हमें, ठीक है। जो प्राचीनतम सिक्के हैं उन प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है। इन प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है। अब ये आहत सिक्के क्या होते हैं, आहत का मतलब क्या होता है, आहत आहत का मतलब यहाँ पे होता है ना चोट पहुंचाना एक तरीके से ना। किसी को बोला जाता है ना कि आहत कर दिया, उसको मतलब नुकसान कर दिया या चोट पहुंचा दिया। तो ये भारतीय भाषा से निकला हुआ शब्द है, किससे, भारतीय भाषा से ये शब्द निकला हुआ है। इसका मतलब होता है कि ठप्पा मारकर जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें भारतीय भाषाओं में ही क्या बोला जाता था, आहत मुद्रा बोला जाता था। अब ये आहत सिक्कों को हमें एक और नाम से जानते हैं जिसे पंचमार्क सिक्के कहते हैं। तो पंचमार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सिक्कों पे आपको पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचिन्ह आदि इनके चिन्ह बने होते थे। इसकी वजह से इन्हें हम पंचमार्क सिक्के भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और सिक्के से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो सिक्के मिले हैं ना वो मौर्योत्तर काल से मिले हैं। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो सिक्के मिले हैं वो मौर्योत्तर काल से मिले हैं। और सभी प्रकार के सिक्के मिले, चाहे वो शीशे के हों, चांदी के हों, तांबा के हों, सोने के हों, सभी प्रकार के सिक्के, सभी प्रकार के सिक्के जो मिले हैं। और सर्वाधिक सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मौर्योत्तर काल से मिले हैं। शीशे के जो सर्वाधिक सिक्के मिले हैं वो सातवाहन काल से मिले हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो मिले हैं वो गुप्त शासकों के काल में मिले हैं, ठीक है। तो तीन बातें याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सिक्के, सबसे अधिक सिक्के, ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं मौर्योत्तर काल से, ठीक है। शीशे के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं सातवाहन से। और आगे अगर हम कहें कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं गुप्त काल से, ठीक है। ये तीन पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आप इसको कहीं मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये सिक्कों से क्या हमें पता चलता था, तो सिक्कों से हमें इस बात की पता चलती थी कि कहीं ना कहीं जैसे गुप्त काल में सोने के ज्यादा सिक्के मिले थे, तो हमें ये पता चलता है कि गुप्त काल और जो मरुत्तर काल है, ये दोनों जो है व्यापार और वाणिज्य की स्थिति से देखा जाए तो ये उन्नत अवस्था में थे, मतलब यहाँ आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। लेकिन हम दो लोग देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में कहीं ना कहीं ये सिक्कों की जो मात्रा है वो कम होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो व्यापार वाणिज्य है वो शिथिल हो गई थी, यानी कम हो गई थी, ठीक है। सबसे पहले सिक्कों पे जो अभिलेख लिखने का जो कार्य शुरू किया गया था, तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यमन शासकों के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और एक और फैक्ट है, समुद्रगुप्त है जो गुप्त शासक है, इसका बीड़ा बजाते हुए एक सिक्का मिला हुआ है, ठीक है। बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाला एक सिक्का मिला है। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वो संगीत का प्रेमी है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम लोग देख लेंगे और क्या क्या है। तो सिक्के के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं।
न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और सिक्कों का प्रयोग जो है दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी आदि के लिए भी किया जाता था। सिक्कों के अध्ययन से ही हमें प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत का आर्थिक स्थिति कैसी थी। इसके अलावा प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और सिक्के की जो धातु मिले हैं, इनका जो प्रचलन था, तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये पता करने में आसानी होती है कि आखिर प्राचीन काल में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत के अनेक भागों में आपको भारतीय सिक्कों के साथ-साथ कुछ अन्य सिक्के मिलेंगे, जैसे रोमन साम्राज्य के सिक्के, ठीक है? तो ये रोमन साम्राज्य के सिक्के मिलते हैं, जो विदेशी टकसालों में ढाले गए हैं। टकसाल का मतलब क्या होता है? सिक्का ढालने का जो जगह होता है। सिक्के ढालने के जो स्थान होते हैं उसको टकसाल बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ढाले गए सिक्के हैं रोमन साम्राज्य के हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारत का जो प्राचीन काल में व्यापार था वो विदेशी यानी बाह्य व्यापार भी होते थे, यानी आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों हुआ करते थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देख लेंगे कि सिक्कों पे जो अंकित राजवंश और देवताओं के जो चित्र और धार्मिक प्रतीक मिले हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं उस काल में यानी तत्कालीन धर्म और कला के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन से ही हमें क्या पता चलता है? आरंभिक भारतीय इतिहास की राजनीतिक जानकारी मिलती है, सामाजिक जानकारी मिलती है, आर्थिक जानकारी मिलती है, और कहीं ना कहीं ये जो पूरी तरीके से एकदम ठोस पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो हमें ये जानकारी आसान तरीके से उपलब्ध कराते हैं, और हमें ये जानने में कहीं न कहीं सिक्कों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर प्राचीन भारत काल की जो लोग हैं उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है? और इन सब सिक्कों की वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हो पाया है, ठीक है? अगर इतिहास में का पुनर्निर्माण करना हो और सिक्के नहीं मिले होते तो कहीं ना कहीं हमें एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बार बार, अगर आपको कहीं कठिनाई आ रही होगी तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन करके 2-3 बार देख लीजिएगा। आज मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास में अभिलेख करा दिए, स्मारक करा दिए, सिक्के करा दिए। बाकी के जो 3 सेक्शन बच गए हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि मैं एंशियंट हिस्ट्री के वो सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग तीन तीन सेक्शन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। 3 सेक्शन हम लोगों ने कर लिया। तो 3 सेक्शन में हम लोग कौन कौन सा कर लिए? ये कर लिया, अभिलेख कर लिया, स्मारक कर लिया, सिक्के कर लिया। मूर्तियां और चित्रकला जो है हमारा अगला वीडियो होगा, वो आएंगे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर वीडियो लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इस तरीके के काम आपके लिए कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग पूरी तरीके से संपूर्णता के साथ कंप्लीट करेंगे। और जिस दिन ये कंप्लीट होगा